गुड आफ्टरनून मालिक, होपफुली एवरीबॉडी इज डूइंग गुड और आशा करता हूँ कि आप तोड़ करेंगे मालिक। तो भारत माता की जय। बेसिकली दिस इज अगेन ए रिवीजन लेक्चर, रिवीजन कंटिन्यूस रिवीजन लेक्चर ऑफ ए चैप्टर 4 एज सच। ओके, अपने वॉल्यूम 1 का चैप्टर 4 है, लेकिन मॉड्यूल का अगर देखा जाए चैप्टर 3 है, विच इज अ रिस्क असेसमेंट चैप्टर। और रिस्क असेसमेंट चैप्टर में अपन ने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था। रिस्क असेसमेंट चैप्टर के अगर चार्ट की बात करें तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या था, अगर याद होगा तो पहला होगा ऑडिट रिस्क, सेकंड वाला पार्ट होगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर और प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट, थर्ड होगा आपके लिए केओसी। केओसी होने के बाद होगा इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल होने के बाद है आरएमएम किसमें ज्यादा है, ये होने के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको याद होगा नेक्स्ट होगा इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, और इवैल्यूएशन के बाद आएगा आपके लिए ऑटोमेटेड कंट्रोल, एंड वंस दैट इज डन उसके बाद है रिस्पांस, एंड उसके बाद है मटेरियलिटी। ये दो अलग से पोर्शन रहेंगे आपके सेपरेटली। टोटल 3 स्टैंडर्ड अपन इस पोर्शन में कवर करते हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड इज 315, सेकंड इज 330 एंड थर्ड इज 320। तो 315, 320, 330 ये तीनों कवर हो जाते हैं इस पर्टिकुलर रिवीजन लेक्चर से। तो सबसे पहले चालू करते हैं ऑडिट रिस्क में। सबसे पहले आई होप सबको याद होगा, ओके, आपने ऑलरेडी एक बार देखा होगा, रिफ्रेश मारा होगा, तो आपने रिफ्रेश हो गया कंटेंट, फटाफट क्लोज कर लीजिए। फर्स्ट पॉइंट आता है सर ऑडिट रिस्क। पहला पॉइंट है ऑडिट रिस्क कितने लेवल पे होगा। ऑडिट रिस्क से ज्यादा आरएमएम कितने लेवल पे होगा, 2 लेवल पे। पहला होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड सेकंड होगा असर्शन लेवल। जब मैं असर्शन लेवल बोलूं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल बोलूं, असर्शन लेवल बोला तो एबीसीडी याद रखना है। एबीसीडी का फुल फॉर्म होता है अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर। ये होने के बाद है कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिस्क कितने हैं, तो 2 पे याद रखने का, एक होता है आरएमएम और दूसरा होता है डीआर। आरएमएम में 2 कंपोनेंट्स होंगे, पहला होगा इनहेरेंट रिस्क, दूसरा होगा कंट्रोल रिस्क। इनहेरेंट रिस्क इज बेसिकली अ ससेप्टेबिलिटी दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुड बी misstated, okay, before, and that could be material before consideration of implementation of controls. And by control risk क्या है, okay, control will not be able to prevent or detect and correct, okay, जो भी misstatement है which could be material either individually or aggregate, and that cannot be prevented or detected and corrected on timely basis। ये वाला कॉन्टेक्स्ट होगा। एंड उसके बाद आता है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में कॉन्सेप्ट है ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर लगाए, उसके बाद भी उसको मिसस्टेटमेंट नहीं मिला जो कि मटेरियल थे, वो आइदर इंडिविजुअली और एग्रीगेट में। दिस इज, और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव था ऑडिट इसको एक्सेप्टेबली लोअर लेवल पे रखना, वो नहीं रख पाया। ओके, वो नहीं रख पाया, मतलब वो मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट नहीं कर पाया। दैट इज कॉल्ड द कांसेप्ट ऑफ ऑडिट रिस्क। डिटेक्शन रिस्क, डिटेक्शन रिस्क के अंदर 2 कांसेप्ट आपको ध्यान रखना है, वन इज सैम्पलिंग रिस्क एंड वन इज नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सैम्पलिंग रिस्क का कांसेप्ट मैंने आपको कल भी समझा दिया। सैम्पलिंग रिस्क का कांसेप्ट एकदम सिंपल है। ओके, अगर आपने कोई फिल्टर किया दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग रिस्क। अगर फिल्टर नहीं किया और फिर भी आपसे एरर हो गया या फिर कुछ मिस आउट हो गया, दैट इज कॉल्ड नॉन सैम्पलिंग रिस्क। तो ये अपने कांसेप्ट दिख लिया डिटेक्शन रिस्क का एंड कंपोनेंट्स का। इसके बाद है ऑडिट रिस्क में क्या आता है, तो डेफिनेशन कल मैंने लिखने बोला था, डेफिनेशन में क्या लिखा था अपने, ऑडिट रिस्क मतलब ऑडिटर प्रोवाइडिंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन, ऑडिटर प्रोवाइडिंग inappropriate opinion when financial statements are materially misstated, when financial statements are materially misstated। जब financial statement materially misstated है, ऑडिटर अगर inappropriate opinion दे रहा है, that is nothing but it called है ऑडिट रिस्क। ओके, दूसरा है ऑडिट रिस्क में क्या इंक्लूड नहीं होगा, तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला पॉइंट, financial statements are materially misstated, no, but they are free from material misstatement, but auditor giving inappropriate opinion, ये तो होने की संभावना ही नहीं होगी, it is called insignificant risk। एंड सेकंड पॉइंट, अगर आपको याद होगा, एकदम सिंपल पॉइंट है, आपके बिजनेस को नुकसान होगा अगर आपने एडवर्स रिपोर्ट दे दी, तो शायद क्लाइंट बोलेगा अगली बार से आपको काम नहीं दूंगा। दैट इज कॉल्ड एडवर्स मतलब एडवर्स रिपोर्ट दिया और बिजनेस को रिस्क होगा, ये पार्ट ऑडिट रिस्क का नहीं है। दिस इज वी हैव ऑलरेडी कंसीडर्ड ऑडिट रिस्क एक्सक्लूड। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ऑडिट रिस्क क्या कैलकुलेशन है, क्या ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है या जजमेंटल कैलकुलेशन है, जजमेंटल। तो इसीलिए आपको समझना पड़ेगा ये जजमेंट बेस है, तो पर्सन टू पर्सन ये आंसर डिफर हो सकता है, लेकिन टेक्निकली आपको ध्यान रखना होगा। ओके, इसमें प्रिसाइज मेजरमेंट कभी आएगा नहीं। सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑडिट रिस्क जो कैलकुलेशन किया जाएगा इसके बेसिस पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते। ऑडिट रिस्क जो कैलकुलेट करोगे, इनर रिस्क, कंट्रोल रिस्क, इसके बेसिस पे आप ओपिनियन नहीं दे सकते, आपको काम करना पड़ेगा बड़ी। एंड लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला क्या था, तो ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू, ओके, आरएमएम मल्टीप्लाई बाय डीआर, आरएमएम इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डीआर। मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला समझा दिया कैसे लेने का, पहला और दूसरा मल्टीप्लाई करते वक्त परसेंटेज लगाओगे सेकंड को, ओके, उसका जो आंसर आएगा उसको परसेंटेज लगाओगे थर्ड वाले कैटेगरी में। आई होप ये याद होगा। ये होने के बाद आता है आपके लिए राप। राप वाला फुल फॉर्म होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी है, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। सर ऑब्जेक्टिव कितने हैं, इजी आंसर है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, ओके, आइडेंटिफाई एंड असेस आरएमएम एट 2 लेवल्स। कौन से लेवल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। आई होप याद होगा बड़ी। ये होने के बाद आपके लिए आया रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, प्रोसेस। पहले प्रोसेस की बात करते हैं। सर प्रोसेस क्या हो सकता है, प्रोसेस मतलब क्या करना है, ओके, कैसे करना है वो बाद में आएगा, पर क्या करना है ये समझने की कोशिश करो। तो 4 चीजें करनी है, आइडेंटिफाई द रिस्क, असेस द रिस्क, व्हाट कुड गो रॉन्ग एंड लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी दैट पर्टिकुलर थिंग कैन गो रॉन्ग, कुड गो रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट में आपको देखना होगा। ये होने के बाद आता है आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, हाउ टू डू इट, कैसे करना है। तो आपके लिए प्रोसीजर में कितने प्रोसीजर है, 3 प्रोसीजर बड़ी, इंक्वायरी, ओके, एनालिटिकल प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। जब इंक्वायरी करोगे तो आपको नाम याद होना चाहिए, इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट टीसीएफजी करोगे, आई होप ये याद है। सेकंड पॉइंट, इंक्वायरी ऑफ इंटरनल ऑडिटर करोगे, इंक्वायरी ऑफ इन हाउस लीगल काउंसिल करोगे, मार्केटिंग एंड सेल पर्सन करोगे, ओके, इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले पर्सन करोगे, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन या रिस्क मैनेजमेंट टीम जो रहेगी उनकी इंक्वायरी करोगे, और जो पर्सन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन एंटर करता है उससे भी आपकी इंक्वायरी होगी। ये होने के बाद आपके लिए सेकंड पॉइंट आया एनालिटिकल प्रोसीजर। एकदम सिंपल है, एनालिटिकल प्रोसीजर यहाँ पर एग्रीगेट करिए, जिसकी वजह से कुछ रिलेशनशिप है जो अनअवेयर थे आपको पहले, वो यहाँ पर
पर अवेयर हो जाए। और लेकिन याद रखना यहाँ पर आइडेंटिटी कॉर्पस से आपको कुछ भी आइटम मिला या स्टेटमेंट जैसे आपको चांस लगा, डिफरेंस मिला, ओके, जो अनएक्सपेक्टेड है या समथिंग ऐसे अनयूजुअल ट्रांजेक्शन मिला, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या करना है, इसकी वजह से इन्वेस्टिगेट नहीं करना है, इसको ऐड इन आरएमएम करना है, ऐड इन आरएमएम, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये 520 में आज जब अपन डिस्कस करेंगे दैट टाइम यू विल कम टू नो उसमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। ये होने के बाद आपके लिए आता है नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। बड़ी ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन में आपको 4 चीजें करनी है। सर ऑब्जर्व क्या करोगे, ओके भाई ऑपरेशन कैसा है वो ऑब्जर्व करोगे, और तीसरा पॉइंट याद रखो, ओके दूसरा पॉइंट देखो, और डॉक्यूमेंट्स ये क्या करोगे, डॉक्यूमेंट जो भी रहेंगे उसको रिव्यू करोगे। ओके तो टेक्निकली ऑब्जर्वेशन की बात करूं तो फर्स्ट एंड लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन है। सर क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, ऑपरेशन एंड प्रीमाइसेस ऑब्जर्व करोगे, एंड भाई इंस्पेक्ट क्या करोगे, जो रिपोर्ट्स मैनेजमेंट प्रिपेयर करता है उसको इंस्पेक्ट करोगे, और अल्टीमेटली कोई डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे मैनुअल्स होते हैं, पॉलिसी प्रोसेस होते हैं, उसको क्या करोगे आप इंस्पेक्ट करोगे। दिस इज व्हाट अ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो आई होप राप का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन मेक इट श्योर, आज मैं मयंक से डिस्कस कर रहा था तभी यह पॉइंट आया कि सर राप में इतना ही करना होता है, आंसर इज नो। आगे का जो भी इंटरनल कंट्रोल को समझना है, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है, ये सब के सब किसका हिस्सा है, राप का हिस्सा है। तो राप के कंटेक्स्ट से आपको समझना पड़ेगा मालिक। ओके सो ध्यान रखना, ये पॉइंट याद है। तीसरा सेटअप है केओसी। केओसी आई होप आपको याद होगा, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस। सर कितने क्वेश्चन है इसमें, 2 ही। पहला क्वेश्चन है एरियाज कितने हैं, एंड सेकंड पॉइंट सर बेनिफिट्स क्या है केओसी के। पहले बात करते हैं एरियाज की। एरिया इजी में आपको याद रखने बोला था, ओके एक्सटर्नल, इंटरनल, पास्ट, फ्यूचर, अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर आपको याद होगा तो सर एक्सटर्नल में क्या आता है, एक्सटर्नल में 3 चीजें आती है, इंडस्ट्री रिलेवेंट इंडस्ट्री फैक्टर आते हैं, रेगुलेटरी फैक्टर आते हैं, एंड एक्सटर्नल फैक्टर मतलब अदर फैक्टर्स आते हैं। ये होने के बाद नेचर ऑफ एंटिटी। नेचर मतलब क्या हो गया, इंटरनल। इंटरनल में क्या देखेंगे, ऑपरेशन कैसा है, ओनरशिप कैसा है, इन्वेस्टमेंट कैसा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके एंटिटी का स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे फाइनेंस किया गया है, ये बेसिक है। और इसके साथ में अगर आप बुक पढ़ोगे या मेन बुक पढ़ोगे उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा एग्जांपल दिए हुए, वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए थे। ये होने के बाद आप देखोगे ओके जो था आपका पास्ट वाला हिस्सा, पास्ट इज नथिंग बट मेजरमेंट। ओके मेजरमेंट एंड परफॉर्मेंस रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट, ये आपके लिए पास्ट वाला हिस्सा होगा। सर इसके अंदर क्या क्या देखना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या थे, पीरियड ऑन पीरियड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा, बजट फोरकास्ट वेरिएंस कुछ रहा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की कुछ रिपोर्ट्स हो सकती है, ये देखो आप। उसके अलावा फ्यूचर के लिए आपको 3 शब्द मैंने याद रखने बोले थे। सब 3 शब्द क्या क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्ट्रेटजीज क्या है, रिस्क क्या रहेंगे। तो ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड रिस्क इसके ऊपर फोकस करिए। इंडस्ट्री डेवलपमेंट कुछ हुआ है, न्यू प्रोडक्ट्स कुछ आए, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस कुछ हुआ है क्या, दैट इज ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी एंड रिस्क के रिलेटेड आएगा। एंड लास्ट पॉइंट आता है आपके लिए अकाउंटिंग सिस्टम। सर अकाउंटिंग सिस्टम को क्या समझना होगा, अकाउंटिंग सिस्टम में कैसे ये बिजनेस करते हैं, ओके कौन सा पॉलिसीज ये यूज करते हैं, क्या ये पॉलिसी अप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस है क्या, एंड क्या ये कंसिस्टेंट विद एएफआरएफ है क्या। तो 2 लॉजिक आपको ध्यान में रखना है। तो 2 लॉजिक कौन से याद रखने हैं, वेदर इट इज अप्रोप्रिएट फॉर बिजनेस एंड वेदर इट इज कंसिस्टेंट विद एएफआरएफ और नॉट। दिस इज समथिंग व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट केओसी। तो मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट भी केओसी समझ में आ गया। तो सेकंड पेज भी अपना खत्म हो जाता है, लेकिन टोटल 3 एलिमेंट कवर कर दिया। तो पहला कवर किया ऑडिट रिस्क, दूसरा कवर किया राप, तीसरा कवर किया केओसी। अब आते हैं सर इंटरनल कंट्रोल पे। आई होप अभी इस पे कंट्रोल अच्छे से आ गया होगा। इंटरनल कंट्रोल पे सर कहानी क्या होगी, सबसे पहले 4 क्वेश्चन याद रखिए। पहला होता है पर्पस, दूसरा होता है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल, थर्ड पॉइंट होगा लिमिटेशन, एंड फोर्थ होगा सीयूआईसी कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहले बात करते हैं सर पर्पस का। पर्पस तो यार अच्छा डेफिनेशन एक बार याद है, वापस एक बार रिकॉल करते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, इंटरनल कंट्रोल इज नथिंग बट ए प्रोसेस व्हिच आर डिजाइंड, इंप्लीमेंटेड एंड मेंटेन डिम बाय 3 आदमी, टीसीएफजी, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल इन द एंटिटी। ओके जो एश्योरेंस देता है, कौन सा एश्योरेंस देता है, रीजनेबल एश्योरेंस। वो रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि एंटिटी के ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे, एंटिटी के ऑब्जेक्टिव हासिल होंगे। वो कैसे हासिल होंगे, 4 तरीके से। सर पहला पॉइंट क्या है, और यही आंसर आपका पर्पस का है। आई होप ये पर्पस भी याद होगा। सर 4 पॉइंट क्या है, मैं इसके सीक्वेंस में नहीं जाता हूं, पर मेरा सीक्वेंस क्या था, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन, उसके बाद कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, एंड भाई साहब रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आई होप पर्पस भी अपने को क्लोज हो गया और डेफिनेशन भी याद रहेगा। डेफिनेशन के बाद है बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। सर मेरा क्वेश्चन है इंटरनल कंट्रोल समझ के मतलब पॉलिसी प्रोसेस देखने के बाद फायदा क्या होगा ऑडिटर को फायदा होगा 3 चीजें। उसको मालूम पड़ेगा पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट किधर है, सेकंड सिनेरियो आरएमएम लोकेट करने में, उसको एसेस करने में मदद मिलेगी, एंड थर्ड पॉइंट फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन ओके करने में उसको काम आ जाएगा। तो टेक्निकली ये 3 कॉन्सेप्ट अपने को काम आ जाएंगे व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। सर ये क्वेश्चन किससे कंफ्यूज हो सकता है, बेनिफिट्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। वंस दैट इज डन उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट लिमिटेशन। आई होप ये भी सीक्वेंस याद होगा, इजी आंसर है। सर लिमिटेशन पहले 2 का लिमिटेशन। सबसे पहले भाई इंटरनल कंट्रोल कितना भी होने दो वो क्या देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। एंड सेकंड पॉइंट अगर छोटी एंटिटी की बात करें तो उसके अंदर क्या है, कॉस्ट इज ऑलवेज मोर देन ओके बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इसलिए छोटी एंटिटी क्या नहीं करेगी, कंट्रोल डालेगी नहीं, और कंट्रोल डालेगी नहीं और अपने को लगेगा भाई इधर सब अच्छे से ऑपरेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली उधर ऑपरेट नहीं होगा। तो इंटरनल कंट्रोल बोलता है ये मेरा लिमिटेशन है। नेक्स्ट 2 लिमिटेशन है जजमेंट। एक होता है जो पॉलिसी प्रोसीजर बनाते हैं वो जजमेंट कौन है, मैनेजमेंट है। और एक है जो पॉलिसी प्रोसीजर ने बोला कि भाई यार एस्टिमेट्स की एंट्री एक एक्स पास करेगा, लेकिन एक्स जब वो एस्टिमेट की एंट्री पास करेगा उसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व होगा, तो वहां पर ह्यूमन जजमेंट इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको समझना होगा इंटरनल कंट्रोल दिख रहा है लेकिन एक्चुअली यहां पर रिस्क होने की संभावना हो सकती है, दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। एंड लास्ट 2 कॉन्सेप्ट है जो बहुत इजी है। सबसे पहले EBCDE कितना अच्छा कंट्रोल दिख रहा है, लेकिन साला क्या हो सकता है, कोलिजन हो सकता है। एंड और एक कॉन्सेप्ट है ओके अगर कंट्रोल भाई बैंक रिको बना रहे, लेकिन बैंक रिको बनाने के बाद
रेक्टिफिकेशन एंट्री पास ही नहीं कर रहे, तो इसका मतलब बैंक को ऑब्जेक्टिव क्या हुआ, प्रॉब्लम है जो इंटरनल कंट्रोल फॉलो कर रहा है उसको मालूम ही नहीं है इसका पर्पस क्या है। तो देयर इज ए लैक ऑफ पर्पस, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ये 6 पॉइंट आपको ध्यान रखना है लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल में। आई होप ये याद होगा। ओके, तो पहला पॉइंट इंटरनल कंट्रोल रीजनेबल एश्योरेंस देता है, उसके अलावा स्मॉल केसेस में प्रॉब्लम है, उसके बाद 2 जजमेंट वाला आंसर बता दिए, और उसके बाद कोलिजन एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये क्लियर है बड़ी। ये होने के बाद ये तो भूलना ही नहीं चाहिए भाई, कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। कितने कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल है? 5। कंट्रोल एनवायरनमेंट, एक्शन अगर याद होगा, कंट्रोल एनवायरनमेंट, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, मॉनिटरिंग। इंफॉर्मेशन के साथ में वर्ड क्या था? इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट की बात करें, कंट्रोल एनवायरनमेंट कितने क्वेश्चन है? 2। सबसे पहले कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा और कंट्रोल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स क्या है। तो पहले पॉइंट है कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या इंक्लूड किया जाएगा, तो आपको याद होगा यहां पर GAT को याद रखना था, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट फंक्शंस इंक्लूड किए जाएंगे, एफ वाला फंक्शंस इंक्लूड किए जाएंगे। सेकंड एटीट्यूड होगा, ओके, अवेयरनेस होगा, उसके अलावा एटीट्यूड, अवेयरनेस एंड और क्या है एक्शंस ऑफ TCFG क्या रहेगा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टोन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन किया जाएगा। व्हाट इज इंक्लूडेड, ये पॉइंट ध्यान रखना है। उसके बाद आता है व्हाट आर द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन कंट्रोल एनवायरनमेंट। तो एलिमेंट्स कितने हैं कंट्रोल एनवायरनमेंट में? ओके, तो 7 एलिमेंट्स है। आपको सीक्वेंस ऐसा बताता हूं, 7 एलिमेंट कौन से जो स्क्रीन पे दिख रहा है, एकदम इजी आंसर है। सबसे पहला आप देखो, ओके, क्या इंटीग्रिटी वैल्यूज कम्युनिकेट की जा रही है क्या? सेकंड पॉइंट, कंपिटेंट पर्सन अपॉइंट किया जा रहा है क्या? एग्जांपल भाई कोई साला वाला तो अपॉइंट नहीं कर रहा ना। सेकंड पॉइंट, TCFG क्या है, डे टू डे पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? चौथा पॉइंट, मैनेजमेंट का ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है, फिलोसफी क्या है मैनेजमेंट की। पांचवा पॉइंट, ओके, टॉप मिडल लोअर डिवाइड है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, ये स्ट्रक्चर क्यों चाहिए, रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी डिफाइन है क्या। एंड लास्ट पॉइंट, ये सब करने वाली रिस्पांसिबिलिटी किसकी है? HR की, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो सबसे पहले इंटीग्रिटी वाला पॉइंट देखिए, कंपिटेंस देखिए, TCFG का पार्टिसिपेशन देखिए, मैनेजमेंट की फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, असाइनमेंट एंड रिस्पांसिबिलिटी क्या है, एंड ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स क्या है। भारत माता की जय, जेपा के बड़ी। ओके, ये होने के बाद आपके लिए आता है रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। सर ये रिस्क असेसमेंट प्रोसेस कौन करेगा, ऑडिटर या एंटिटी? एंटिटी करेगा। एंटिटी करेगा, कितने करेगा? 4 काम। इजी आंसर है। सबसे पहले वर्ड चेंज करो, पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई, सेकंड एसेस की जगह करो सिग्निफिकेंस, तीसरा पॉइंट है लाइक्लीहुड, एंड चौथा पॉइंट है एक्शंस क्या लिया जाएगा। एक्शन मतलब कंट्रोल क्या डाले जाएंगे। तो ये 4 पॉइंट आई होप ये याद रहेगा। ये होने के बाद कंट्रोल एक्टिविटी देखिए, उसके नीचे वाली कंट्रोल एक्टिविटी के अंदर कितनी चीजें करोगे? 4। सबसे पहले याद रखो, सोड रखो, सेकंड पॉइंट है परफॉर्मेंस रिव्यू करो, इस रूम में कोई आना नहीं चाहिए इसलिए फिजिकल कंट्रोल डालो, और कंप्यूटर सिस्टम में कोई आना नहीं चाहिए इसलिए इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कंट्रोल डाली। आई होप ये चारों पॉइंट इजी है, इसके कोई मसाला नहीं था। आई होप मैंने आपको क्लास में बताया था, इसका कोई मसाला नहीं है, इसके हेड पॉइंट है, एग्जांपल वाइज एक पॉइंटर कुछ एग्जांपल वाइज रखना है तो ये रख सकते हो आप, ऑल टुगेदर देख सकते हो मालिक। आई होप ये क्लियर है बड़ी। इसके बाद आता है आपके लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम समझना जरूरी है कि नहीं है? आंसर इज यस। मैंने आपको बताया था दिस क्वेश्चन कैन बी कंफ्यूज विद ऑटोमेटेड कंट्रोल, तो आपको ध्यान रखना होगा इंफॉर्मेशन सिस्टम वर्ड आया तो ऑटोमेटेड कंट्रोल में जाना नहीं है। इंफॉर्मेशन सिस्टम आया तो कौन से एरियाज उसको ध्यान रखने हैं, तो हाउ मेनी एरियाज नीड टू बी टेकन केयर बाय इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल। तो मेरे को बताइए एरियाज कितने ध्यान रखने इंफॉर्मेशन सिस्टम के। सबसे पहले याद रखना कौन से क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसेस करता है। सेकंड, ये सिस्टम कैसे ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, इनिशिएट करने के बाद प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद आगे भेजता है और अल्टीमेटली कुछ करेक्टिव एक्शन लेना है तो कैसे करता है। तो सेकंड पॉइंट प्रोसेस समझिए। तीसरा, क्या इस सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन की वजह से किसी और रिलेटेड अकाउंटिंग पे इंपैक्ट होता है क्या। चौथा, कैसे इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर करता है कोई सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन के जो भी अलर्ट पॉइंट होगा वो कैसे कैप्चर किया जाता है। पांचवा, पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस समझ लीजिए। ओके, स्टार्ट टू एंड क्या होगा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है ओके, जो जर्नल एंट्रीज है, जो सराउंडिंग जर्नल एंट्रीज है उसको आपने समझना जरूरी है। मैं वापस बोल रहा हूं, दिस इज समथिंग व्हिच इज अंडरस्टैंडिंग। आई होप ये समझ में आ रहा है, ये अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग। इट इज लाइक ए वॉक थ्रू। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट कि वॉक थ्रू, हाँ भाई यार कैसे कर रहे हो आप, कैसे कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये जनरलाइज करो बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड, बाकी पंचायती मत करो। ओके, तो ये याद रखना। अच्छा, ये आंसर किसमें कंफ्यूज हो सकता है, ऑटोमेटेड कंट्रोल में, तो कंफ्यूज मत करना। इंफॉर्मेशन सिस्टम आया तो ऑटोमेटेड कंट्रोल में मत जाना, इंफॉर्मेशन सिस्टम आया तो आपका एरिया वाला आंसर ये रहेगा। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज नथिंग बट मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग तो आपको याद ही होगा, ऑनगोइंग है, सेपरेट इवैल्यूएशन है। इंटरनल ऑडिट टीम रही तो मॉनिटरिंग अच्छा होगा, इंटरनल ऑडिट टीम नहीं रही तो मॉनिटरिंग अच्छा नहीं होगा। ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिया। तो आई होप ये इंटरनल कंट्रोल पोर्शन भी अभी कंफर्ट जोन में आ गया है सबके लिए। इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वाला पॉइंट क्लियर है बड़ी? यस सर। एवरीबडी ओके, वेदुला, राघव, ऋतु, श्वेता, अजिंक्य, क्लियर है? इंटरनल कंट्रोल अभी पक्का क्लियर आ जाएगा, ये चार्ट बैठ जाएगा दिमाग में। ओके, क्लियर? ओके, तो इंटरनल कंट्रोल में 4 क्वेश्चन, जो येलो वाला है, फिर वो चौथे में ओके पिंक वाला कॉन्सेप्ट है, पिंक वाले कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, पिंक वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, बड़ी तोड़ बड़ी, परफेक्ट। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना। ओके, ये जाने के बाद अब जाते हैं अपन और 2 सेट में। ये 2 सेट क्या है, एक है आरएमएम ज्यादा कौन से सिचुएशन में, एंड सेकंड पॉइंट है ओके भाई साहब इवैल्यूएशन करना है। तो पहले बात करते हैं आरएमएम सिचुएशन, आरएमएम ज्यादा कब है, तो उसके सिचुएशन 4 क्वेश्चन याद रखना। सर 4 क्वेश्चन कौन से आरएमएम ज्यादा है। फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर कब लगेंगे या स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन कब लगेंगे। सेकंड, सिग्निफिकेंट रिस्क कब होगा, इसी में से 2 पॉइंट निकाल के रखना है। तीसरा वाला सिनेरियो, आरएमएम ज्यादा नॉन रूटीन ट्रांजेक्शन में क्यों होते हैं, व्हाई। एंड लास्ट पॉइंट है आरएमएम ज्यादा जजमेंटल ट्रांजेक्शन में क्यों होते हैं। तो सबसे पहला
पहला पॉइंट आएगा आपका स्पेशल ऑडिट ट्रांसलेशन क्या है। तो कितने एरियाज है? 6 एरियाज, बहुत इजी है सर। सबसे पहले रिलेटेड पार्टी है, दूसरा फ्रॉड है, ओके फ्रॉड है, तीसरा सिनेरियो आपके लिए एस्टिमेट्स है, चौथा सिनेरियो लॉज एंड रेगुलेशंस है, ओके। एंड लास्ट 2 पॉइंट है कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन। हो सकता है इधर सीक्वेंस थोड़ा सा अलग हो, रीजन सिंपल है, ये सीक्वेंस थोड़ा सा मॉड्यूल के हिसाब से, लेकिन लॉजिकली मैंने सीक्वेंस बनाते वक्त ये सीक्वेंस बनाया जो इजीली याद रहता है। तो स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन बोलो या स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर बोलो, आंसर ये 6 पॉइंट ही याद रखना है। कभी भी आपको क्वेश्चन आया भाई यार ऑडिटर ने स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर करना है या कुछ करना है, ये 6 पॉइंट पे ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट सिग्निफिकेंट रिस्क, मां कसम तोड़ याद रखना, सिग्निफिकेंट रिस्क ऊपर से निकालोगे। अगर आरएमएम भाई किसका है, अगर आरएमएम फ्रॉड का है या अनयूजुअल नहीं, आरएमएम ड्यू टू फ्रॉड है या आरएमएम रिलेटेड पार्टी का है जो आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है, तो भाई ये कौन सा रिस्क हुआ? सिग्निफिकेंट रिस्क, ये याद रखने का। लेकिन सिग्निफिकेंट रिस्क मैं वापस बोल रहा हूं, जनरलाइज क्वेश्चन आया तो भाई ऊपर वाला ही पॉइंट रहेगा, लेकिन स्पेसिफिक में आया तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। हाउ टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, तो आइडेंटिफाई करने के लिए 2 तरीके दिए हुए हैं, इसके अलावा भी है। इवन आई टोल्ड यू ये 6 पॉइंट नहीं है, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन जनरलाइज करते वक्त ये 6 पॉइंट कंसीडर करते हैं। ये होने के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर जजमेंटल मैटर में नॉन रूटीन मैटर में ओके आरएमएम ज्यादा क्यों है? तो 2 क्वेश्चन अपन कवर करेंगे इसमें। तो पहला पॉइंट ओके मेरे को बताइए नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन में आरएमएम ज्यादा होने की संभावना है या नहीं है? 4 कारण है। तो क्या कारण है उसमें? पहला पॉइंट है ओके मैनुअल इंटरवेंशन ज्यादा होगा। सेकंड पॉइंट मैनुअल इंटरवेंशन के साथ में ओके लॉजिकली मैनेजमेंट भी इंटरवेंशन ज्यादा करेगा क्योंकि जजमेंटल मैटर आएगा। तीसरा सिनेरियो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जजमेंटल नहीं सॉरी नॉन रूटीन है तो इसके लिए कुछ पॉलिसी प्रोसेस नहीं होती है। तीसरा इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कॉम्प्लेक्स। सर भाई कॉम्प्लेक्स होगा, रीजन सिंपल है, इसके लिए कोई पास नहीं है अपने पास। एंड चौथा पॉइंट सर इस ट्रांजैक्शन का नेचर ऐसा है कि इसके लिए कोई पॉलिसी प्रोसीजर नहीं होगा। तो 4 कारण है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? ऑडिटर एक कंपनी का ऑडिट कर रहा है, उसको मालूम पड़ा है भाई यार एक एरिया है जहां पर नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ड्यूरिंग दैट नॉन रूटीन ट्रांजैक्शन ऑडिटर को मालूम पड़ता है कि इसमें आरएमएम ज्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द सिनेरियोज और व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दैट आरएमएम विल बी मोर इन सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन? और हो सकता है तो एग्जांपल ट्रांजैक्शन का दिया जाएगा एंड एग्जांपल के ट्रांजैक्शन के बेस पे अपने को आंसर लिखना पड़ेगा। तो लॉजिक आपको ऐसे ही लगाना है। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी। ये होने के बाद है आरएमएम ओके कौन से मैटर में ज्यादा है? जजमेंटल मैटर में। सर जजमेंटल मैटर में 2 कारण है। सबसे पहला ओके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में बी सब्जेक्ट टू डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। आप लगाओ या मैं लगाऊंगा, दोनों का आंसर अलग लगाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर क्या होगा? सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स। आई होप ये दोनों पॉइंट भी क्लियर है। ये 4 पॉइंट जो ब्लू में किए हुए ये सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट है, सेपरेट सेट ऑल टुगेदर है। अब इसके बाद आ जाइए ओके पिंक वाला आंसर और बाई ग्रीन वाला आंसर, ये दोनों साथ में रखिए इवैल्यूएशन के आंसर में। इवैल्यूएशन का आंसर मैंने रटने के लिए आपको कल बताया था। पहले बात करते हैं इवैल्यूएशन करने के बेनिफिट्स क्या है। तो मैंने आपको रट के बताया था 4 पहले बेनिफिट्स रट लो, एकदम आसान से पॉइंट है। सर बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहले एरर फ्रॉड मालूम पड़ेगा। सेकंड पॉइंट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है कि नहीं मालूम पड़ेगा। इंटरनल ऑडिटिंग टीम कैसी है वो मालूम पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे है मालूम पड़ेगा। ये जनरलाइज आंसर। उसके बाद जो पर्पस पड़ा था उसमें से 3 पॉइंट उठाइए। सेफगार्डिंग ऑफ एसेट्स मालूम पड़ेगा, रिलायबिलिटी ऑफ रिपोर्ट्स मालूम पड़ेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन है। पर उधर इधर वर्ड वैसे नहीं लिखा है, इधर लिखा है मैनेजमेंट अपने जो रिस्पांसिबिलिटी है वो डिस्चार्ज बराबर करता है कि नहीं। ये 3 पॉइंट देखो और उसके बाद लास्ट में से कोई भी एक पॉइंट डालो जिसके अंदर मैंने बोला एप्रोप्रिएट ऑडिट टेक्निक्स अपने को समझ में आ जाएगी या कौन से कंट्रोल में कुछ इंप्रूवमेंट या सजेशन देना है वो सजेशन देना है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवैल्यूएशन मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है कि ये कंफ्यूज हो सकता है किसी और के साथ, वो ध्यान रखिए। ये होने के बाद ये भाई साहब ये भी अगेन मैंने तोड़ बताया हुआ है। व्हाट आर द मेथड्स ओके और टेक्निक्स, बेसिकली मेथड्स और टेक्निक्स बाय व्हिच ओके आई विल परफॉर्म इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सर याद रखना क्वेश्चन में एग्जामिनेशन में अगर आया मेथड्स बाय व्हिच ओके मेथड्स बाय व्हिच सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड और टेक्निक्स बाय व्हिच सब्स्टेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर कैन बी परफॉर्म्ड 520 ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, रीजनेबल वाला कॉन्टेक्स्ट ये रहेगा। लेकिन अगर बोला मेथड बाय व्हिच इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को इवैल्यूएट करना है तो ये 4 मेथड्स होंगे। सबसे पहला होगा नैरेटिव मेथड, सेकंड होगा फ्लोचार्ट मेथड, थर्ड होगा फ्लोचार्ट बाद में रखो, सेकंड होगा क्वेश्चनर, थर्ड होगा चेकलिस्ट एंड चौथा होगा ओके फ्लोचार्ट। तो ये चारों मेथड के लॉजिक देख लेते हैं। नैरेटिव रिकॉर्ड क्या बोलता है? सर पहला पॉइंट कंप्लीट एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सिस्टम आ जाएगा। सेकंड सिनेरियो रिकमेंड किया जाएगा नो फॉर्मल सिस्टम, कहां पर जहां पर नो फॉर्मल सिस्टम नहीं है वहां पर ही रिकमेंड किया जाएगा। इसका मतलब कौन से बिजनेस में काम आएगा? छोटे बिजनेस। इसके डिसएडवांटेज क्या है? क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्रहेंड करना। आइडेंटिफाई वीकनेस, अरे बहुत मुश्किल होगा वीकनेस क्योंकि यहां पर कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना। ओके अपन किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे, वो जो बोल रहा है वही रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो देयर इज नो कंपैरिजन। याद है ड्यूरिंग द क्लास बताया था अगर बजट है तो अपन एक्चुअल के बाद वेरिएंस बताएंगे ना। अगर मैं बोल रहा हूं बजट ही नहीं है तो वेरिएंस, अरे वेरिएंस कैसे निकालेगा अगर एक्चुअली है तो जो नैरेटिव है वो लोग जो बता रहे हैं कि हम ऐसे करते हैं, अब किससे कंपेयर करोगे कैसा करना था। ओके आई होप ये लॉजिक बैठा। एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है इनकॉर्पोरेट चेंजेस। अगर एम्प्लॉय चेंज हो गया, स्टाफ चेंज हो गया तो अपने को इनकॉर्पोरेट करने चाहिए चेंजेस जो भी एप्लीकेबल होंगे। आई होप झेपिंग बड़ी। ये होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। ओके चेकलिस्ट से ज्यादा पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चन होंगे। ओके मोस्ट वाइडली यूज या कॉमनली यूज आया तो यही आंसर रहेगा। एंड यहां पर यस आंसर सेटिस्फैक्टरी है, नो आंसर्स वीकनेस सजेस्ट करेगा। लेकिन अगर क्वेश्चनर मैनेजमेंट फिल नहीं करता ओके तो फिर ये बन जाती है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में 2 चीज याद रखना। चेकलिस्ट में एक तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी होते हैं या सेट ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं, दोनों हो सकते हैं चेकलिस्ट के अंदर। लेकिन
लेकिन याद रखना चेकलिस्ट और क्वेश्चनर में डिफरेंस क्या है, चेकलिस्ट और क्वेश्चनर में दोनों में डिफरेंस है, फिल कौन करेगा। तो चेकलिस्ट फिल कौन करेगा, ऑडिटर, और क्वेश्चनर कौन फिल करेगा, ओके मैनेजमेंट। चेकलिस्ट वापस मैं बोल रहा हूं, चेकलिस्ट में इंस्ट्रक्शन भी होते हैं कि ऑडिटर ने करना क्या है। मेक श्योर यू डोंट ओनली अंडरस्टैंड दैट चेकलिस्ट इज ओनली अबाउट क्वेश्चनर, इट इज आल्सो अबाउट इंस्ट्रक्शन। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी। एंड लास्ट पॉइंट है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में भाई साहब क्या सीन है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन होता है इस सारे सिस्टम का, कौन सा इस तरीका होता है, बर्ड आई व्यू है। ये भी लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। भारत माता की जय, जेपाक क्या, ओके। ये होने के बाद पहुंच जाते हैं अपन इंटरनल कंट्रोल के ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की कहानी बात करें, सर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या क्या सीन होगा, तो पहले 5 पॉइंट अपन देखते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या सीन है। पहले 5 क्वेश्चन इजी है, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी है। एक क्वेश्चन है कंट्रोल की लिस्ट है, टाइप्स ऑफ कंट्रोलर, और 2 क्वेश्चन अपन एक बार 320 और 330 खत्म करते हैं, उसके बाद ये फिल कर देंगे, कैट और डेटा एनालिटिक्स का और डिजिटल ऑडिट का। ये दोनों क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया था अपडेट कर देने का। सबसे पहला की फीचर्स क्या है, फीचर्स बोलो या बेनिफिट्स बोलो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, वो आंसर ध्यान रखना। अच्छा बिफोर गोइंग ऑन एनीथिंग अबाउट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, लेट मी मेक यू क्लियर, ये जो स्क्रीन पे आप पेज देख रहे हो, ये पर्टिकुलर पेज ये है जहां पर मैनेजमेंट ने सिस्टम यूज किया है, सॉफ्टवेयर यूज किया है, हम उसको ऑडिट कर रहे हैं। हम ऑडिटिंग में हम लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे। जब मैं ऑडिटिंग में टेक्नोलॉजी यूज करूंगा तो ये 2 आंसर रहेंगे आपके। कौन से वाले 2 आंसर, कैट वाला और ये वाला डिजिटल ऑडिट वाला। इज दैट पॉइंट क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं की फीचर्स क्या है। सर की फीचर्स मतलब बेनिफिट्स क्या है। अरे बेनिफिट्स 5 से बेनिफिट्स है सर। सबसे पहले क्या होगा, ओके मेरे को बताओ, क्या काम फटाफट होगा, क्या काम एक्यूरेट होगा, क्या लार्ज वॉल्यूम प्रोसेस किया जाएगा, क्या इंटीग्रेशन पॉसिबल होगा, क्या सिक्योरिटी बेटर होगी, ओके ह्यूमन एरर होने की चांसेस कम होगा, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी इंटीग्रेट होगी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट मिलेगी, एंड नेटवर्क सेटअप होगा यार, बिना आईटी के नेटवर्क ही नहीं होता था बड़ी। ओके सो की फीचर्स अपने को ध्यान में रखना है। आई होप की फीचर्स भी लॉजिकली बैठ गए आपके दिमाग में, मतलब लॉजिकली बैठ गया मतलब अपने को मालूम पड़ गया भाई की फीचर्स क्या है क्या नहीं है। ओके ये लॉजिक याद रखना। सेकंड सिनेरियो, क्या हम जब ऑडिट करने जाएंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का, ओके अच्छा मेरे को बताओ, क्या आपको ओपिनियन देना ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में? नहीं, ये आपका काम नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस पे आप ओपिनियन देने वाले हो वो निकला किस में से, उस सिस्टम में से। इसीलिए उस सिस्टम को तो समझना पड़ेगा ना। अगर वो सिस्टम उतने अच्छे नहीं रहे तो फिर आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहे हो, रिलाई करने का डाउट हो सकता है ना भाई। इसीलिए पहला फर्स्ट ऑफ ऑल यू अंडरस्टैंड, वो अंडरस्टैंड करो उस इंफॉर्मेशन सिस्टम को। तो सर क्वेश्चन, वो सिस्टम को कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले उस सिस्टम को समझो, ओके। सेकंड उसके लोकेशन को समझो। तीसरा सिनेरियो उसके पॉइंट पर पर्पस को समझो, वो सिस्टम क्यों लिया है। चौथा उसके आर्किटेक्चर को समझो, आर्किटेक्चर के साथ उसका वर्जन समझो, इंटरफेस किसके साथ वो कर रहा है समझो, इन हाउस है या आउटसोर्स है ये देखो, और की पर्सन कौन है, जैसे सीआई हो गए, सीएफ हो गए, सीटी हो गए, सीएस हो गए। आई होप ये पॉइंट याद रहेगा, इजी आंसर। और शायद आपको याद आए क्लास में जब पढ़ा था अपन ने, इसके खाली हेड पॉइंट्स है और ब्रैकेट में एक पॉइंट है। इजी आंसर है, किस्मत रही तो तोड़ रहेगा। लेकिन याद रखना क्वेश्चन क्या है, अंडरस्टैंडिंग सिस्टम एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग विच एनवायरनमेंट, सिस्टम एनवायरनमेंट। ओके अच्छा एक जैसे वो क्वेश्चन आज माइंड ने पूछा, वापस मैं बता दूं सर, ये जो स्क्रीन पे कर रहा है अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कर रही है, कब का हिस्सा है ये, ड्यूरिंग आरएपी करेंगे या ड्यूरिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, आरएपी या आरएपी के टाइम का अंडरस्टैंडिंग पॉइंट है, समझ में आ रहा है। और फिर हम टीओसी के टाइम पे भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं और टीओसी के टाइम पे हम इसका इंपैक्ट देख सकते हैं बड़ी। ओके तो खाली ये आरएपी में काम आएगा ऐसा नहीं है, आरएपी प्लस टीओसी वाला कॉन्टेक्स्ट रहेगा, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग आरएपी में है। ओके अब जब हमने किया क्या सिस्टम में रिस्क आ सकता है, आंसर इज यस। तो इसको रटने के लिए मैंने तरीके क्या बताए थे, 2 एक्सेस, एक है अनदर एक्सेस होने की संभावना, एक है एक्सेस होने की संभावना। एक्सेस ज्यादा दे दिया, याद होगा रीड राइट मॉडिफाई, अरे ऑडिटर को रीड करने का एक्सेस था, राइट भी दे दिया, मॉडिफाई भी दे दिया, ये एक्सेस है। उसके बाद आपको याद रखना 3 पॉइंट है, चेंज, एक है अनदर चेंज, एक है बैकएंड का चेंजेस, याद है कि बैकएंड का चेंजेस मैंने बताया था, और एक है फेलियर टू अपडेट द चेंज। ओके तो 3 चेंजेस रहेंगे। तो 2 एक्सेस है, ओके 2 एक्सेस है बड़ी, 2 एक्सेस है, ओके उसके बाद 3 चेंज है, 3rd 4th एंड 5th ये चेंज है। उसके बाद 6th 7th है, ओके डेटा उड़ गया, ओके या तो डेटा उड़ गया। उसके बाद एसओडी बराबर नहीं है, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हुआ है, डेटा का प्रोसेसिंग बराबर नहीं हुआ है। तो ये 8 पॉइंट हो सकते हैं रिस्क अराइजिंग पॉइंट पे। सर अगर ये रिस्क अराइज हो गया तो मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन तो दिमाग में क्लियर हो गए। अब अगर रिस्क अराइज है इसमें तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंपैक्ट वन ऑफ द इजीएस्ट आंसर है। सर मैं वापस बोल रहा हूं, क्वेश्चन कैसे आएगा, एक्स लिमिटेड है, आप उसको ऑडिट कर रहे हो, उसमें सिस्टम यूज किए हुए, और जब आप सिस्टम टेक अंडरस्टैंड कर रहे थे, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको मालूम पड़े कुछ रिस्क है और रिस्क हुआ है, अब आपका इंपैक्ट क्या होगा ऑडिट पे, तो कितने इंपैक्ट होंगे 3। सबसे पहला आपके सब्सटेंटिव प्रोसीजर बढ़ जाएंगे। सेकंड ओके कंट्रोल पे रिलाई करना कि नहीं करना ये डाउट आया, ये पॉइंट है, ये आप उस पर रिलाई करने के चांसेस कम हो जाएंगे। एंड थर्ड पॉइंट, क्या रेगुलेटरी को इन्फॉर्मेशन देनी पड़ सकती है, आंसर इज यस। जैसे मैंने बताया था 143I, ओके याद आया 143I वाला, इंटर 3I वाला इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, ओके जो रिपोर्ट करने पड़ेंगे वो कॉन्टेक्स्ट आ सकता है। तो याद रखना इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग क्या रहेगा, पर याद रखना इंपैक्ट ऑन रिपोर्टिंग में गलती से भी मत बोलना आई विल गिव ए मॉडिफाइड ओपिनियन। ओके मां का मॉडिफाइड ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, कंट्रोल पे नहीं होता है। आई होप क्लियर है बड़ी। टेस्टिंग मेथड पे मैं ज्यादा टाइम पर पंचायती नहीं करूंगा और उस पर मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ चुकी है। टेस्टिंग मेथड अपने बहुत बार डिस्कशन किया है, कौन सा क्या करना है वो भी समझा दिया है। ये होने के बाद सर कंट्रोल में बात करें तो क्या मैनुअल एलिमेंट की संभावना हो
सकती है, आंसर इज यस। कंट्रोल ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, आंसर इज यस। सूटेबल कौन सा वैसे देखा जाए तो ऑटोमेटेड अच्छा है, लेकिन क्या कौन सा एनवायरमेंट है जब मैनुअल होगा, तो मैनुअल में कितने याद रखो, 4 रट लो। सबसे पहला लार्ज ट्रांजेक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, कौन सा है, लार्ज है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है, तब आपको मैनुअल ही चाहिए, ओके, ऑटोमेटेड नहीं चलेगा। सेकंड सिनेरियो आपके लिए एरर्स को डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करना, अगर एरर समझ में ही नहीं आ रहा है, आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा रिस्क किधर है, कैसे आप कंट्रोल डालोगे यार, ओके, कैसे ऑटोमेशन डालोगे, तो मैनुअल कंट्रोल ही लगेंगे। तीसरा सिनेरियो अगर एनवायरमेंट या सर्कमस्टेंस बार बार चेंज हो रहे हैं, यानी आपने कंट्रोल डाला वापस चेंज हो रहा है, कंट्रोल डाला चेंज हो रहा है, अब मेरे को बताओ जितनी बार कंट्रोल डालोगे चेंज होते जाएगा, तो मां कसम कैसे ऑटोमेटेड काम करेगा। एंड चौथा कॉन्सेप्ट आता है मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल, मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ऑटोमेटेड कंट्रोल। तो ये 4 पॉइंट है, लार्ज, अनयूजुअल, नॉन रिकरिंग, एरर्स आर डिफिकल्ट टू डिफाइन, चेंजेस इन सर्कमस्टेंसेस एंड मॉनिटरिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कौन सा कंट्रोल बेटा, ऑटोमेटेड कंट्रोल। ये 4 केसेस में कौन सा सुटेबल है, मैनुअल, ओके, बट ओके मैनुअल सुटेबल कब नहीं है, 2 केसेस में। सबसे पहला पॉइंट अगर रिकरिंग ट्रांजेक्शन, रूटीन ट्रांजेक्शन और लार्ज ट्रांजेक्शन है, एंड सेकंड पॉइंट अगर मेरे को मालूम है कंट्रोल कैसे डिजाइन किया जा सकता है और कैसे ऑटोमेट किया जा सकता है। अगर क्लियरली मालूम है इधर रिस्क है और इधर कंट्रोल डाल सकते हैं और इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, बात खत्म है, ऑटोमेशन करिए, मैनुअल मत डालिए उधर। ये होने के बाद ये हुए अपने लिए ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो ये 6 पॉइंट है, लेकिन ये 2 पॉइंट छोटे छोटे थे इसलिए दिमाग पड़ी थी नहीं। और एक अगर आपको याद होगा टेक्निकली लास्ट आंसर बचेगा, कितने प्रकार के कंट्रोल्स होते हैं ऑटोमेशन में। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल, वन इज जनरल कंट्रोल, वन इज एप्लीकेशन कंट्रोल एंड वन इज आईडी डिपेंडेंट कंट्रोल। मेरे को याद करके बताइए एप्लीकेशन कंट्रोल का मेन मकसद क्या है, तो मेन मकसद है एप्लीकेशन कंट्रोल का कॉन्फिडेंशियलिटी एट व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी। कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी, कभी भूलिए मत। एप्लीकेशन कंट्रोल का 3 मकसद होगा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, एक्यूरेसी ऑफ डेटा, इंटीग्रिटी ऑफ डेटा। ओके, एप्लीकेशन कंट्रोल अच्छे से काम करे इसलिए कौन सा कंट्रोल काम करेगा, जनरल कंट्रोल, ये ध्यान रखिए। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। ओके, आई होप ये याद रहेगा। तो बात करते हैं जनरल कंट्रोल। सर जनरल कंट्रोल कितने हैं, ओके, मैंने बताया था सीक्वेंस तरीका, मैंने उल्टा बताया था, इधर का सीक्वेंस चेंज किया था। मैं बोला मेरे को क्या सॉफ्टवेयर चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, तो क्या खरीदूं या बनाऊं, दोनों हो सकता है, इसीलिए नाम क्या दिया, सिस्टम डेवलपमेंट और एक्वेशन। अब ये बना के किधर रखूं, मेरे घर पे रखूं या डेटा सेंटर में रखूं, डेटा सेंटर। सेकंड पॉइंट डेटा सेंटर। तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट, इसको एक्सेस किसी को भी देने का या ऑथराइज पर्सन को देने, ऑथराइज, इसलिए एक्सेस कंट्रोल। एंड चौथा पॉइंट है क्या सॉफ्टवेयर में चेंजेस नहीं आएंगे, आएंगे, तो उसको बोलते हैं प्रोग्राम चेंज कंट्रोल। कौन सा चेंज कंट्रोल, प्रोग्राम चेंज। तो मेरे को बताओ जनरल कंट्रोल के कितने कंट्रोल्स है, 4 कंट्रोल। आई होप ये चारों पॉइंट क्लियर है। इसके अंदर अगर आपको याद होगा क्लास में क्लियरली लिखा था 2-2 लाइन की एक्टिविटीज है खाली, और एक ऑब्जेक्टिव मैंने ओफू लिखाए थे, अगर आपको याद होगा तो ओफू वाले वो जनरलाइज समझ लेना भाई इसका मकसद क्या है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में ये काम कैसे करते हैं, जो मैं अभी आपको सीक्वेंस बताया ना उसी के हिसाब से काम करते हैं। सेकंड एप्लीकेशन कंट्रोल में एज सच एग्जांपल आपको दिए, मानो ना वर्ड एडिट चेक है, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा है, सीक्वेंस नंबर है, ओके, यूजर चेक लिमिट है, रीजनेबलनेस चेक है, मैंडेटरी डेटा फिल्टर, ये एग्जांपल दिए हुए हैं। ओके, लेकिन मेन पॉइंट ये एग्जांपल के डिटेल एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन लॉजिक आपको याद होगा कैसे समझाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, याद रखना एप्लीकेशन कंट्रोल कौन से लेवल पे होगा, ऑर्गेनाइजेशन वाइड होगा या बिजनेस प्रोसेस लेवल होगा, बिजनेस प्रोसेस लेवल। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये 3 लाइन कैसे भी हाईलाइट करके रखना, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एप्लीकेशन कंट्रोल। एंड आईटी रिलेटेड कंट्रोल मेरे को नहीं लगता ये समझाने में टाइम लगेगा, मतलब इजी है, कोई अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है। अगर कोई सिस्टम रिपोर्ट दे रहा है और वो रिपोर्ट के बेसिस पे मैं डिसीजन ले रहा हूं, इसको बोलते हैं अपन आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। आई होप जेपिंग बड़ी, तो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान रखना है, ये कॉन्सेप्ट की 3 सिटीज है। ओके, इसके बाद इसके अंदर आता है कैट टूल्स, डेटा एनालिटिक्स क्या रहेगा, एंड डिजिटल ऑडिट के लिए कॉन्सेप्ट क्या हो। डिजिटल ऑडिट में वैसे कोई मसाला नहीं है, डिजिटल ऑडिट में आपको कुछ याद नहीं रखना है, कैट टूल के कुछ पॉइंटर है, 6 पॉइंटर रहेंगे, वो तरह से ध्यान रखोगे। ओके, तो ये एक बार अगले वाला खत्म करते हैं, फिर मैं उसको समझाता हूं, रिकॉल करवाता हूं और सेट करता हूं सिस्टम में। तो मेरे ख्याल से इधर तक की कहानी पूरी सेट है। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो सारी चीजें अगर देखा जाए तो बहुत, मतलब 315 इज ऑलमोस्ट डन। तो 315 खत्म, ऑलमोस्ट डन क्यों है, क्योंकि ये 2-3 छोटे मोटे चोचले बचे हुए हैं। बाकी अदर देन दैट 315 की कहानी अगर कंट्रोल में आ गई तो मां कसम एक बड़ा शॉट, बिग शॉट अपने हाथ में, यानी अपन ने वेल पकड़ लिया भाई साहब। तो अगर वेल मछली तुम्हारे हाथ में आ रही है, इसको विजुअलाइज हो रहा है, बस आप इस पे काम करते जाइए, बस याद रखते जाइए, कंट्रोल में रहेगा। ये होने के बाद आपके लिए आता है दैट इज 330 को पहले क्लोज कर देते बड़ी। 330 का कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल रिकॉल करने के लिए तरीका क्या बताया था बड़ी, रिकॉल करने के लिए तरीका एकदम क्लियर बताया था, चार्ट याद रखना, टीओसी वाला। टीओसी में बोलूं तो मैं कितने, अच्छा वैसे 330 इज नथिंग बट रिस्पांस। पहले ये बता दिए रिस्पांस में 2 तरह के रिस्पांस होते हैं। सबसे पहला रिस्पांस है ओवरऑल रिस्पांस और दूसरा है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। ओवरऑल रिस्पांस कब रहेगा, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क रहेगा, और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर कब रहेगा, असर्शन लेवल का होगा। तो क्वेश्चन ये है, जब आप फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करोगे तो कितने पॉइंट ध्यान में रखोगे, 2। सबसे पहले आरएमएम आपको पता करना पड़ेगा, उसके कारण क्या थे, एंड सेकंड पॉइंट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा। कौन सा ऑडिट एविडेंस, परसुएसिव। और आरएमएम के रीजन पता करते वक्त 2 चीजें पता करोगे, जो भी आरएमएम है उसके चांसेस कितनी बार है, लाइक्लीहुड क्या है, एंड सेकंड पॉइंट क्या हमने कंट्रोल को कंसीडर किया, वेदर वी हैव कंसीडर कंट्रोल और नॉट। ओके, मैं वापस बोल रहा हूं,
क्वेश्चन ध्यान रखना, डिजाइन करना है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, डिजाइन एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, डिजाइन एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। यही क्वेश्चन अगर आप देखोगे टीओसी में भी है, डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी। ओके, जो नेचर वाला आंसर था, याद आएगा बड़ी? ओके, नेचर वाला आंसर है डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी। अपने को याद रखना है, घाई मत करना, क्योंकि अब जो अगले चैप्टर में जाओगे आप, उसके अंदर भी ये शब्दों का प्रयोग बार बार होगा, डिजाइन एंड परफॉर्म, और एग्जाम में डिजाइन एंड परफॉर्म आएगा, फैक्टर्स वर्ड नहीं आएगा, डिजाइन एंड परफॉर्म आएगा। तो डिजाइन एंड परफॉर्म ध्यान रखना। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा तब डिजाइन एंड परफॉर्म करूंगा, जब मैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करूंगा, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करूंगा और परफॉर्म करूंगा। तो वो डिजाइन एंड परफॉर्म करते वक्त क्या ध्यान में रखेंगे सर? कितनी चीजें ध्यान में रखेंगे? दो। सबसे पहला होगा रीजन फॉर आरएमएम एंड सेकंड पॉइंट परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। और रीजन में कितने रीजन होंगे? दो रीजन, लाइक्लीहुड एंड रिलेवेंट कंट्रोल कंसीडर किए या नहीं किए। अब अगला आता है टीओसी। टीओसी में सर कितने क्वेश्चन है? तीन क्वेश्चन है। पहला है वाई टीओसी, सेकंड है एनटी एंड तीसरा है डेविएशन है तो क्या करने का। और एनटी के कितने क्वेश्चन है? तीन। नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, तीनों के लिए अलग है। जब मैं नेचर बोलूंगा तो आपको क्वेश्चन होता है ओके डिजाइन एंड परफॉर्मिंग टीओसी, तो उस टाइम पे क्या करोगे? सेकंड ओके टाइमिंग होगा तो आपको होगा री परफॉर्मेंस करना जरूरी है कि नहीं। एक्सटेंट, हाउ मच सैंपलिंग शुड बी, हाउ मच टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड परफॉर्म टीओसी, ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन जाते हैं वाई टीओसी। तो सर मेरा क्वेश्चन है वाई टीओसी, टीओसी क्यों करना चाहिए? तो दो कारण है। सबसे पहला कारण है भाई मेरा एक्सपेक्टेशन है कि टीओसी बहुत अच्छे से काम करेंगे, इसीलिए वो एक्सपेक्टेशन बरोबर है कि नहीं वो चेक करने के लिए हम लोग टीओसी चेक करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है सब्सटेंटिव प्रोसीजर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। मेरे ख्याल से दोनों पॉइंट क्लियर है। इसके बाद आते हैं नेचर पे। नेचर पे याद रखना बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चन ध्यान रखना भाई साहब, क्वेश्चन मिस मत होने देना। ओके, इफ यू आर एन ऑडिटर एंड यू नीड टू परफॉर्म डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी, यू नीड टू डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी, तो उसमें क्या ध्यान रखोगे? उसमें दो चीजें ध्यान रखोगे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी। ओके, यानी इंक्वायरी के साथ में और एक कोई कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया, और एक कोई कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। ओके, तो उसमें क्या करने का, उसमें क्या पूछने का, इंक्वायरी में क्या पूछने का? हाउ कंट्रोल्स वर अप्लाइड, हाउ कंसिस्टेंसी विद द कंट्रोल्स वर अप्लाइड, एंड वो कंट्रोल कैसे अप्लाई किया जा रहा है, हु अप्लाइड और कैसे अप्लाई किया जा रहा है। एग्जांपल ऑटोमेशन है तो कैसे अप्लाइड हो रहा है, कौन अप्लाई कर रहा है, कंट्रोल कैसे काम कर रहा है, ये समझो। इंक्वायरी से अंडरस्टैंडिंग करना है कंट्रोल का। ओके, ये वाला कॉन्टेक्स्ट आपका आएगा टीओसी, क्योंकि टीओसी अपने को काम करना है। ओके, ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन वेदर कंट्रोल्स टू बी टेस्टेड डिपेंड ऑन इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। इनडायरेक्ट कंट्रोल की कहानी अगर आपको याद दिला दूं तो भाई साहब अगर मैं डेटा चेक कर रहा था, क्या सेल्स का भी ऑडिट करना पड़ सकता है? सेल्स का भी टीओसी करना पड़ सकता है? आंसर इज यस, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंट्रोल। आई होप टीओसी क्यों करते हैं, टीओसी क्यों करते हैं ये समझ में आ गया। टीओसी कैसे करते हैं, टीओसी कैसे करते हैं ये भी समझ में आ गया। ये मैंने आपके साथ जो क्वेश्चन किया ये टीओसी कैसे करते हैं। तो हाउ आई विल परफॉर्म टीओसी, हाउ विल आई डिजाइन टीओसी, तो डिजाइन टीओसी करो, परफॉर्म टीओसी करो, आंसर यही रहेगा। मैं वापस बोल रहा हूं, आपके मैक्सिमम चांसेस हो गए ये क्वेश्चन भूलने का। आंसर नहीं, आंसर याद रहेगा, चार्ट याद है, पर क्वेश्चन मिस कर दोगे। क्वेश्चन यहां पर डिजाइन एंड परफॉर्म, इनमें से कुछ वर्ड आएगा, टीओसी साथ में रहेगा। ओके, फाप भी रह सकते हैं पर फाप में टीओसी चाहिए। डिजाइन, अगर डिजाइन फाप आया तो किधर आंसर गया? ऊपर वाला, पहला वाला जो अलग से कलर है। ओके, वो डिजाइन फाप आया तो पिंक वाला कलर है। ओके, और डिजाइन टीओसी आया तो ये वाला आंसर है, ब्लू वाला कॉन्सेप्ट। आई होप शेपिंग बड़ी ओके, मेरे को बता दो इधर क्लियर है। ये होने के बाद आपके लिए आता है टाइमिंग। टाइमिंग में मैंने क्या डिस्कस किया था सर? क्वेश्चन क्या है सर, टाइमिंग कब करने का? ड्यूरिंग द पीरियड करिए, जो भी पॉइंट है फ्रेमवर्क बताइए उस टाइम पे कर सकते हैं आप, कोई भी दिक्कत नहीं है। ड्यूरिंग द पीरियड मतलब जब भी आप कुछ एक टाइम देता हो वो टाइम पे अपन कभी भी कर सकते हैं टीओसी का। टीओसी के फ्रीक्वेंसी के बेस पे निर्भर रहेगा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है, एक बार मैंने टीओसी किया, कैन am I required to perform TOC again? It depends on auditor's judgment. Auditor अपना judgment लगाएगा, he can use that TOC for next 3 audits. But okay, if 6 factors में से कोई भी एक फैक्टर होगा तो उसको वापस रीटेस्टिंग करनी चाहिए। तो 6 फैक्टर्स को कैसे याद रखोगे? सबसे पहले चेंज याद रखो। एक होगा पर्सनल चेंज हो गया, एक हो गया कंट्रोल चेंज हो गया। लेकिन याद होगा मैंने बताया था लॉजिक सिंपल है, पर्सनल चेंज हो गया तो वापस TOC तो करना ही पड़ेगा ना। एंड कंट्रोल चेंज हो गया, लेकिन मैंने क्या बताया था? कंट्रोल चेंज हुआ है, इधर कंट्रोल चेंज नहीं हुआ है। कंट्रोल चेंज होना चाहिए था लेकिन मैनेजमेंट ने कंट्रोल चेंज नहीं किया, उस टाइम पे TOC करना है। मैंने बताया था इसका आंसर ऐसे रखा हुआ है। आई होप ये याद होगा। तो सेकंड पॉइंट, 2 पॉइंट है, पर्सनल चेंज, कंट्रोल चेंज। बट कंट्रोल चेंज में मसला क्या है? कंट्रोल चेंज हुआ नहीं है। ओके, कंट्रोल चेंज हुआ ये नहीं है, कंट्रोल चेंज करना चाहिए था लेकिन मैनेजमेंट ने नहीं किया, इसीलिए हम इसको वापस चेक करेंगे। भारत माता की जय। शेपिंग बड़ी। ये होने के बाद नेक्स्ट 2 पॉइंट आएगा। ओके, आपके COIC कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल खराब है। ओके, तो वो खराब, उसमें से कुछ खराबी है या जनरल IT कंट्रोल्स खराब है। ओके, ये 2 खराब हो सकते हैं आपके। टेक्निकली लॉजिक एकदम सिंपल है, COIC में यार कंट्रोल एनवायरनमेंट सही नहीं है वगैरह वगैरह, वापस रीटेस्टिंग करिए। और अगर जनरल IT कंट्रोल की बात करें तो पासवर्ड ही पासवर्ड है, तो वापस रीटेस्टिंग करिए। एंड 2 पॉइंट है, ओके, RMM है या कैरेक्टर्स ऑफ कंट्रोल है। कैरेक्टर्स ऑफ कंट्रोल मतलब मैनुअल रहा तो वापस रीटेस्टिंग करना चाहिए। ओके, ऑटोमेटेड रहा तो रीटेस्टिंग अवॉइड कर सकते हो। ये 6 कारण है। तो मेरे को बताइए 6 क्वेश्चन क्या है? 6 कारण है जिसकी वजह से व्हाट ऑडिटर शुड बी डूइंग, ही शुड बी डूइंग द रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स, ही शुड बी डूइंग द रीटेस्टिंग ऑफ द कंट्रोल्स। आई होप ये पॉइंट क्लियर है बड़ी।
रीटेस्टिंग ऑफ कंट्रोल झेप आगे बढ़ी, और उसके बाद है और एक एक्सटेंड। एक्सटेंड मतलब कितने हद तक करना चाहिए, कितने हद तक करना चाहिए, तो कितना करना चाहिए सर, ऑडिटर ने कितना करना चाहिए, टेस्टिंग कितना करना चाहिए, टीओसी कितना करना चाहिए, तो सर इट डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर। पहला पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेकंड लेंथ ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम मतलब मैं उसको कितना रिलाई करने वाला, कितने लंबे टाइम तक रिलाई करने वाला, वो लेंथ ऑफ टाइम है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिवीजन, अगर डिवीजन ज्यादा है तो टीओसी वापस करिए, डिवीजन कम है तो ज्यादा मतलब ज्यादा मत करिए, कम कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, यानी मैं ऑडिट एविडेंस लेने वाला वो कितना रिलेवेंट और कितना रिलायबल है, जितना रिलेवेंट रिलायबल हो रहा होगा ज्यादा करिए, कम रिलेवेंट रिलायबल होगा तो कम करिए। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट अदर प्रोसीजर कितना परफॉर्म करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कितना करना है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर कम करना है तो टीओसी ज्यादा कर लीजिए। तो ये एक्सटेंड वाला कॉन्सेप्ट आएगा। एंड डिविएशन आया तो क्या करने का, सबसे पहला क्या हम रिलाई कर सकते हैं उस पे, मतलब डिविएशन है पर वो डिविएशन टॉलरेबल है, याद है टॉलरेबल वर्ड अपन ने सैंपलिंग में पढ़ा था, टॉलरेबल है, टॉलरेबल है डिविएशन ए बी सी डी है, और सी और डी अगर सेम ही काम कर रहे हो और डी ने नहीं किया तो ठीक है ना यार, तो डिविएशन आया टॉलरेबल है, टॉलरेबल है तो यू कैन रिलाई एंड यू कैन गो हेड। लेकिन अगर टॉलरेबल नहीं है तो क्या एडिशनल टेस्ट करनी पड़ेगी क्या, एडिशनल टेस्ट मतलब अल्टीमेटली अपने को स्कोप बढ़ाना पड़ेगा क्या, 10 सैंपल चेक किए 20 करे क्या। एंड लास्ट पॉइंट, या तो ऐसा करते हैं सैंपल चेक नहीं करते, सब्सटेंटिव प्रोसीजर ज्यादा कर लेते हैं, ओके, क्योंकि कंट्रोल क्लिक है तो टेक्निकली पहला तो करना है क्या, रिलाई करना है कि नहीं करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। एंड बेस्ड ऑन दैट विल डिस्कस ऑन सेकंड एंड थर्ड व्हाटएवर इट मे बी डिस्कशन पॉइंट। ये हो गया। एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर आई होप ये क्लियर है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर मतलब ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तोड़ है कि नहीं है, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करना है। आई होप शेपिंग बड़ी ये हो गया। एंड इसके बाद और एक चैप्टर का लास्ट हिस्सा आता है दैट इज कॉल्ड 320। सर 320 का मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट आता है मटेरियलिटी। सर मटेरियलिटी क्या है, अभी इसके पंचायती है लेकिन इसमें से मैं एक ही चीज करूंगा, मटेरियलिटी इज अ जजमेंट और नॉट ए जजमेंट, इट्स अ जजमेंट। सेकंड मटेरियलिटी इज रिलेटिव टू साइज और नॉट ए साइज, नॉट रिलेटिव टू साइज, बिकॉज आपको मैंने बताया था फ्रॉड में 1 रुपया भी रहा तो मटेरियल रह सकता है, ऐसा नहीं है 10,000 के ऊपर रहा ही तो मटेरियल देगा, तो मटेरियलिटी इज नॉट रिलेटिव टू साइज। सर ऑडिटर जो मटेरियलिटी डिटरमाइन करेगा उस टाइम पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको एंश्योर करना होगा कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर है वो एजम्पशन लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर को कुछ चीजें मालूम है। सर कितनी चीजें मालूम है, 4 चीजें, उसको मालूम है बिजनेस क्या है, उसको मालूम है ओके उसको मालूम है बिजनेस क्या है, उसको मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उसको मालूम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनसर्टेनिटी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके उसको मालूम है कि भाई उसने जो भी डिसीजन लिया होगा वो इकोनॉमिक डिसीजन बेसिस पे लिया होगा, इकोनॉमिक मतलब उसने एनालाइज किया होगा, उसने बेस्ड ऑन इकोनॉमिक डिसीजन, पैसे का इन्वेस्टमेंट कर रहा है आरओआई कितना आएगा उसके बेसिस पे उसने डिसीजन लिया है, जरूरी नहीं आगे ऐसे कैसे मिलेगा, तो उसने ऑलरेडी कंसीडर किया है। ये मटेरियलिटी कैलकुलेट करते वक्त एजम्पशन लेता है ऑडिटर। ये लेने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको 2 मटेरियलिटी आपको ध्यान रखनी है, एक है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और एक है रिवीजन इन मटेरियलिटी। सर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब कब होती है, एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट अलोंग विद अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट अगर एक्सीड करते हैं मटेरियलिटी व्हिच इज सेट इन 320 ऑडिटर विल रिड्यूस द मटेरियलिटी टू एन एप्रोप्रिएटली लो लेवल इज कॉल्ड ए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कैन बी सेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज असर्शन लेवल। यूजुअली फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए कंपलसरी होती है, असर्शन लेवल के लिए कंपलसरी नहीं होती। ओके मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अपन ने अनडिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट क्या होता है बहुत अच्छे से क्लास में एकदम क्लियर किया हुआ है, बहुत टाइम लेके समझा हुआ है, आई होप सबको वो क्लियर है। एंड इसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना रिवीजन इन मटेरियलिटी। सर मटेरियलिटी कब सेट करते हैं, प्लानिंग में। एग्जांपल जब मैंने मटेरियलिटी सेट की थी वो जून महीना था, अब जून महीने में मटेरियलिटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो थे नहीं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने कौन से यूज किए, प्रीवियस ईयर के। लेकिन जब अगले साल का जनवरी फरवरी आया तब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने और दोनों में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। यानी एग्जांपल मैंने मटेरियलिटी सेट की थी नेटवर्थ के ऊपर जिसका नेटवर्थ था 320 करोड़ और बाद में जब मैं चेक करूं जनवरी फरवरी में तो ऑलमोस्ट नेटवर्थ आ रहा है 500 प्लस करोड़। मेरे को बताओ क्या मटेरियलिटी वही के वही यूज कर सकते हैं क्या, नहीं, इसलिए मटेरियलिटी में चेंजेस आएंगे, दैट इज कॉल्ड रिवीजन इन मटेरियलिटी। एक चीज याद रखना परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में हमेशा मटेरियलिटी कम ही करते हैं, रिवीजन मटेरियलिटी में मटेरियलिटी कम भी कर सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाटएवर फिगर्स आ जाए। तो रिवीजन मटेरियलिटी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आई होप क्लियर है। सर मटेरियलिटी कौन से लेवल पे सेट की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड असर्शन लेवल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल सेट करने के लिए मुझे बेंचमार्क लगेगा, बेंचमार्क मतलब किसी को तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, वो बेंचमार्क कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो बेंचमार्क डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स है। सर कितने फैक्टर्स है, 4। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले सकते हैं, सेकंड यूजर का इंटरेस्ट किसमें वो ले सकते हैं, नेचर ऑफ एंटिटी क्या है, इंट्रोडक्शन फेज स्टेबिलिटी फेज कौन सा है वो देखेंगे, एंड चौथा सिनेरियो वोलेटिलिटी ऑफ दैट मटेरियलिटी। वो बेंचमार्क जो ले रहे हैं वो वोलेटाइल है क्या, अगर वो वोलेटाइल है तो मत लीजिए, वोलेटाइल कम है तो उसको लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा वोलेटाइल होगा वो सही नहीं रहेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज, तो इसीलिए वोलेटिलिटी चेक करना पड़ता है। ये 4 चीजें चेक करनी पड़ती है। ओके कैसे आइडिया है वो पीएलसी वाला एक बार बताओ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू यार अगर स्टेबिलिटी है तो हम जो भी बेंचमार्क करेंगे तो वो वोलेटाइल नहीं होगा ज्यादा। हाँ। तो अगर वो इंडस्ट्री में वो है तो उसकी वोलेटिलिटी कम रहेगी, लेकिन अगर ग्रोथ फेज है तो वोलेटिलिटी क्या ले रहे हैं उसके ऊपर वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। हाँ। तो ग्रोथ फेज है मां कसम, ओके ग्रोथ फेज है, ग्रोथ फेज का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा, ग्रोथ फेज रहा तो मेरे को बताओ प्रॉफिट फिगर लेना बेवकूफी है। हाँ। क्योंकि ग्रोथ फेज में प्रॉफिट बहुत बढ़ता रहेगा। हाँ। लेकिन वी कैन कंसीडर टोटल एसेट्स, टोटल एसेट का कॉन्सेप्ट हो सकता है, टोटल एसेट में हम करंट एसेट माइनस कर सकते हैं, फिक्स एसेट ले सकते हैं। तो आप क्योंकि करंट एसेट में चेंजेस हो रहे होंगे तो आप वो देखो, उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना होगा। तो अगर नेचर ऑफ एंटिटी में आपको लग रहा है कि भाई यार ये है तो वोलेटिलिटी आपको समझ में आएगी। देखो कभी भी जब फैक्टर्स होते हैं तो ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, वो लिंक के कॉन्सेप्ट में अपने को यूज करना है। ओके इसके अंदर अपने और एक चीज है लेकिन लिखी नहीं है मैंने ये 4
में लिखा नहीं है बिकॉज ये 5 पॉइंट है। मेरे को पता परसेंटेज कितना लूँ, तो परसेंटेज डिपेंड्स ऑन बेंचमार्क क्या है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो परसेंटेज कम होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो परसेंटेज ज्यादा होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये जब कैलकुलेशन करेंगे तो उस टाइम पे बेंचमार्क लेते वक्त हम फिगर्स कौन सा लेंगे, तो हम 3 चीजें फिगर्स ले सकते हैं। प्रायर पीरियड फिगर्स ले सकते हैं, बजट ले सकते हैं, या पीरियड ऑन पीरियड की फिगर्स ले सकते हैं। 3 चीजें कभी भी लेना है। तो याद रखना, बेंचमार्क कैलकुलेट करते वक्त अगर मेरे को फिगर्स कौन से लेने ये समझना होगा तो 3 फिगर्स का कॉन्टेक्स्ट आपको आ जाएगा। और इसके बाद और एक कॉन्सेप्ट है सर, मॉर्टेलिटी लेवल अगर एसेशन लेवल पे सेट करना है तो एसेशन लेवल पे कितने फैक्टर्स है, 3 फैक्टर्स है। लॉ बोल रहा है सेट करो। सेकंड पॉइंट इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है, सेट करो। ओके, डिस्क्लोजर है इंडस्ट्री के हिसाब से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बिजनेस एंटिटी के लिए वो बिजनेस मैटर करता है। टेक्निकली तीनों के एग्जांपल क्या है। ओके, सबसे पहला था आपको चेंजेस इन इक्विटी 5%, लॉ बोल रहा है इसलिए ले रहे हैं। सेकंड वाला था आर&डी इन फार्मा कंपनी, आर&डी इन फार्मा कंपनी इसलिए उसके लिए मटेरियलिटी सेट करेंगे। एंड थर्ड वाला अगर ट्रेडिंग बिजनेस है, बिजनेस ट्रेडिंग है तो इन्वेंटरी पे अपन मटेरियलिटी सेट करेंगे ही करेंगे। दीस आर द 3 एग्जांपल्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड फॉर असर्शन लेवल। मैं वापस बोल रहा हूं ये फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स आपको कंसीडर करने एंड सो ऑन। दैट्स इट, दिस इज व्हाट योर चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट। आई होप चैप्टर 4 की कहानी आपके कंट्रोल में आई है और चैप्टर 4 अभी बेटर पोजीशन में आ गया होगा। Yes. और शायद आप 1 या 2 बार और रिवाइज करोगे तो मेरे ख्याल से चैप्टर 4 तो कुछ लगना ही नहीं है फिर तो। आई होप नाउ इट इज लाइक ए ब्रेड बटर, होपफुली ऑलमोस्ट 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन फ्लो आपको ध्यान में आ गया। ओके, तो 15 लोग क्लियर है? विदुला, अजिंक्य, राघव, ऋतु, श्वेता, तो मेरे को बताओ ये अभी सारा रिस्क असेसमेंट, क्योंकि अगर ये क्लियर है तो अभी 500 की सीरीज पे घुस जाते हैं अपन। Yes. फिर 500 की सीरीज में घुस गए, फिर 500 की सीरीज वापस अपन आज कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्चुअली मतलब रिकॉल करके पढ़ेंगे, रिकॉल करके याद करेंगे और उसके बाद अपन फिर रिवीजन तो क्या 1-2 दिन में आपका वापस वो फ्लो में बैठ ही जाएगा। आई होप ये पॉइंट तो अभी तो मेरे ख्याल से ये चीज का तो कंफर्ट हो गया कि कभी भी रटना है तो नॉट ए बिग डील। तो रटने में प्रॉब्लम नहीं आती है, पर प्रॉब्लम किस में आती है, समझने में टाइम लग सकता है। तो समझने पे आप एम्फेसाइज करिए। ओके, बाकी सब लोग सो गए कह रहे? ओके, क्या अकेला एक अकेला, बाकी सब सो गए क्या? हो सकता है, आई नो दोपहर का टाइम है, सो गए वगैरह है, तोड़ बड़ी। ओके, तो चलिए बढ़िया। ओके, तो अपन ये कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाते हैं आगे। ओके, एक ये पेज पे आ जाइए, ये पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 8 पे आइए। 8 पे आइए और कैट और डेटा एनालिटिक्स लिखिए। बीच में जो पोर्शन मैंने आपको लिखने बोला था उधर लिखिए और कैट एंड डेटा एनालिटिक्स के अंदर लिखिए कैट टूल्स के अंदर क्या क्या सीन रहेगा। तो कैट के अंदर क्या क्या पॉइंट पहले लिखोगे, कैट के अंदर लिख दीजिए सबसे पहला पॉइंट कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। मतलब कैट टूल क्यों यूज किया जाता है? कैट टूल्स और डेटा एनालिटिक्स इज यूज फॉर चेकिंग क्या क्या, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा पहला आंसर। सेकेंड आपके लिए रहेगा ओके सिलेक्शन ऑफ सैंपल्स, सैंपल सिलेक्ट करने के लिए आपको याद होगा रैंडम नंबर जनरेटर अपन ने देखा था। तो पहला पॉइंट है डेटा कंप्लीट है कि नहीं चेक करने के लिए काम आएगा। ओके, सैंपल के लिए आएगा। नेक्स्ट पॉइंट री कंप्यूटेशन, री परफॉर्मेंस। लेकिन याद रखा दो री परफॉर्मेंस मतलब री परफॉर्मेंस नहीं होता है, ये री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया हुआ है। तो याद रखना ये री परफॉर्मेंस इज नॉट दैट री परफॉर्मेंस ओके फ्लो टू शीट मेथड, शीट टू फ्लोर मेथड। ये री परफॉर्मेंस ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मैं लिख ही देता हूं री परफॉर्मेंस ऑफ मैथ। ओके, पांचवा ओके फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन में काम आ सकता है। सर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन कैसे काम आ सकता है? क्लास में मैंने बताया था, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल दिया था आपको, इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल आया और फ्रॉड भाई एड्रेस चेंज रिक्वेस्ट आया, याद आएगा बड़ी। एंड भाई ओके डीआईसी में अपने को काम आ सकता है, डीआईसी को इवेल्युएट करने में काम आ सकता है। तो ये 6 पॉइंट है जिसमें कैट टूल यूज कर सकते हैं। तो राघव भाई तोड़ बड़ी ओके ओके डन बड़ी, ये वाला कॉन्सेप्ट सबको ध्यान में आ गया। इसके साथ में और एक कॉन्सेप्ट याद रखना, डिजिटल ऑडिट का कॉन्टेक्स्ट एक ही याद रखना, डिजिटल ऑडिट में क्या क्या आएगा। ओके, तो इसमें एआई आएगा, एआई एमएल, एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल का फुल फॉर्म होता है मशीन लर्निंग। ओके, और एक आएगा डेटा एनालिटिक्स, जो ऊपर आपने लिखा है डेटा एनालिटिक्स। ये टूल यूज करना इज नथिंग बट, ये टूल यूज करना इज नथिंग बट ये कॉन्सेप्ट रहेगा आपका। तोड़ बड़ी डन। यस ठीक है, एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का एक ऑडिट अप्रोच है, मिस्ड आउट है। ओके, इस बार वो 5 सा आंसर है। ऑडिट अप्रोच क्या होगा मेरे को बताओ, क्या यहाँ पर अपने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्टिंग में ये रिपोर्ट में डालना है क्या, 700 की रिपोर्ट में डालना है क्या? ये नहीं। तो ये जनरलाइज इसका ऑडिट अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले हम रिस्क एसेस करेंगे। ओके, रिस्क एसेस करने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड पॉइंट इसको अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद टीओसी करेंगे और टीओसी के बाद रिपोर्ट करेंगे। पर ये रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है? डीआईसी का रिपोर्ट है, 265 का रिपोर्ट है। इज दैट पॉइंट क्लियर? तो एक खाली इसमें एक एनवायरनमेंट में डाल के रखो, पर रिवीजन में इसको मैं बार बार नहीं लेता, इवन उसमें भी आपको नहीं आता, पर लेकिन डाल के रख दो। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का जो चार्ट है ना उसके बाजू में डाल दीजिए ऑडिट अप्रोच।
ऑडिट अप्रोच में पहला है आर ए का फुल फॉर्म है रिस्क असेसमेंट, सेकंड है अंडरस्टैंड, थर्ड है टीओसी एंड फोर्थ है रिपोर्ट। पर ये रिपोर्ट कौन सा रिपोर्ट है? ओके, शेयर होल्डर का 700 का रिपोर्ट नहीं है, 265 का रिपोर्ट है। तोड़ बड़ी तो रिस्क असेसमेंट, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड इवैल्यूएट होता है ना, अंडरस्टैंड इवैल्यूएट, अंडरस्टैंड करना, टीओसी मतलब आपने नहीं समझा क्या लोकेशन क्या है, ओके वो कौन सा सॉफ्टवेयर है, पर्पस क्या है उसका, तो अंडरस्टैंड इवैल्यूएट है। तीसरा पॉइंट टीओसी करो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, और टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के बाद क्या करो? रिपोर्ट करो। तो भारत माता की जय। ठीक है बड़ी तोड़ बहन। अपना मतलब बीच में एक ही एक टीओसी वाला पार्ट घुसता है, वो इवैल्यूएशन घुसता है, Evaluation. बाकी सब रैप चल रहा है। Okay. ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट भी रैप बस इवैल्यूएशन टीओसी है, इवन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में रैप एंड टीओसी का TOC कॉम्बिनेशन ऊपर मिक्स है, नीचे, मिक्स है, हाँ, मिक्स है। ऐसा नहीं है कि टीओसी नहीं है इसमें, टीओसी का कॉम्बिनेशन है। जैसे डेटा एनालिटिक्स है, अब डेटा एनालिटिक्स जब अपन यूज करते हैं तो टीओसी का कॉम्बिनेशन वर्क होता है। यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। आई होप क्लियर है बड़ी। ओके, कैन वी क्लोज ऑन दिस? तोड़ बड़ी। मैं इसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं एक बार।